और अब हम एक ऐसा शो करने जा रहे हैं जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा ने मोड़ ले लिया है। कौन सा मुद्दा है आगे आप देखिएगा। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। देश में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर कोहराम मचा रही है और अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, यानी कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा रहेगा। हालांकि यहां पर टर्निंग पॉइंट यह है कि केंद्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया है। केंद्र की कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे बुरी तरह से प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा है कि पहली और दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण बहुत कम देखा गया और इसीलिए अब तक ऐसा नहीं लगता है कि आगे जाकर तीसरी लहर में बच्चों में कोविड संक्रमण देखा जाएगा। अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, ये वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज्यादा होगा। और ये इसलिए जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कंपेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा, आगे सीवियर इन्फेक्शन होगा या ज्यादा इन्फेक्शन होगा। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है वो उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड है, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा या उनको ज्यादा केसेस उसके आगे वाले वेव में पाए जाएंगे। देखिए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि अब तक तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि बच्चों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है थर्ड वेव, लेकिन डॉक्टर गुलेरिया ने उस पर विराम लगा दिया है। और इस वक्त हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, ये सभी बड़े डॉक्टर हैं बच्चों के। डॉक्टर राजन गांधी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर ममता जाजू जी भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। डॉक्टर चारू कालरा भी जुड़ गई हैं और डॉक्टर नीलम मोहन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या, मैं तमाम एक्सपर्ट्स का रुख करूं उससे पहले आपके पास आ रही हूं। ये जो एम्स डायरेक्टर की स्टेटमेंट है, इसने रिलीफ भी दिया है, लेकिन जो इससे पहले का जो अनुमान था उन पर ब्रेक लगा दिया है। तमाम एक्सपर्ट्स भी चिंतित थे, हम भी चिंतित थे कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं वहीं से समझाना चाहूंगी कि ये जो बात है वो कहां से आई कि बच्चे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं या तीसरी लहर में बच्चों को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा है। पहली लहर में जो बच्चे हैं, जो हमारी देश की आबादी है उसमें लगभग 30 करोड़ बच्चों की आबादी है। पहली लहर में 4% बच्चे संक्रमित थे, दूसरी लहर में 10% हुआ ये आंकड़ा, यानी डबल से ज्यादा। तो ऐसा माना जा रहा था कि तीसरी लहर में ये आंकड़ा बढ़ सकता है। फरवरी 2021 में आईसीएमआर का सीरो सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि 25.3 बच्चे जो हैं वो संक्रमित हो चुके थे, यानी उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई थी। 25.3% वो और 14% पहले, यानी कि लगभग 40% बच्चे ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं और 60% बच्चों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इस आंकड़े के लिहाज से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बच्चों में संक्रमण का खतरा धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया या NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये जो ग्रुप है ये खास तौर पे इसीलिए बनाया गया था कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है या इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है उसे कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग, यानी कि आधार पर ये लोग अब ऐसा कह रहे हैं कि बच्चों में संक्रमण का खतरा ज्यादा है।
क्योंकि हम इस लिहाज से देखें कि दोनों वेव्स में बच्चों में जो संक्रमण हुआ वो इतना ज्यादा गंभीर नहीं था कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन या फिर मोर्टेलिटी रेट का सामना करना पड़े, क्योंकि वो संक्रमित हुए और बहुत जल्दी रिकवर भी कर गए। इसका सबसे बड़ा जो रीजन एम्स के डायरेक्टर ने भी बताया कि बच्चों में जो एस रिसेप्टर होता है, हालांकि काफी साइंटिफिक टर्म है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये जरूर समझाना चाहूंगी क्योंकि बच्चों के लिहाज से पेरेंट्स और घर के लोग जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। एस रिसेप्टर जो है वो आप इस लिहाज से समझिए कि वायरस में एक जो आपके शरीर में जो प्रोटीन होता है उसमें एक तरह की लेयर होती है जिसे वायरस की चपेट में आती है, वो बच्चों में बेहद कम होता है। इसीलिए बच्चों में संक्रमण का खतरा बहुत कम है। यानी आंकड़ों के आधार पे, डाटास के आधार पे, और एनटीएजीआई जो है वो लगातार डाटास कलेक्ट कर रहा है। अभी भी अनुसंधान किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी ये बताया था कि बच्चों में संक्रमण का खतरा बहुत कम है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक मत होइए, क्योंकि जब बच्चों की बात आती है तो पूरी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है कि अगर बच्चों को संक्रमण हो गया तो क्या होगा। इसीलिए डाटास के आधार पे और आंकड़ों के आधार पे ही एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि बच्चों में। से और डॉक्टर राजन गांधी, मैं आपके पास ही आ रही हूं। हमारी जो प्रीवियस डिस्कशन था उस पर आज विराम लग जाता है, जो डॉक्टर गुलेरिया ने स्टेटमेंट दिया है उसके बाद, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे कि थर्ड वेव बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है, लेकिन डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं कि ऐसा नहीं है। फर्स्ट वेव सेकंड वेव की स्टडी ये कहती है कि बच्चे संक्रमित नहीं होंगे इस तरीके से। जी, जैसा उन्होंने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि अभी तक की जो स्टडीज आई हैं उसमें ये देखा गया है कि बच्चों में संक्रमण बिल्कुल नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो वो बहुत माइल्ड फॉर्म में हुआ है, किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। तो उसी को आधार मानते हुए ये मान के चलते हैं कि थर्ड वेव भी अगर आती है और उसमें भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस माइल्ड फॉर्म में ही होंगे, उन लोग को ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा सिक्योर्ड हो जाएं और कोई भी प्रिवेंशन वगैरह ना करें। तो ये ज्यादा जरूरी है कि हम लोग ऐसे सोशल गैदरिंग में बच्चों को ना लेके जाएं जहाँ पे भीड़ ज्यादा हो, और साथ ही साथ उनको मास्क पहना के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब तक कि ये वैक्सीन वगैरह का ट्रायल पूरा नहीं हो जाता है या बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, तब तक के लिए ये प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। ये सर आप कहते हैं, सभी कहते हैं कि डर लोगों को ज्यादा मारता है, तो डर अगर किसी भी तरीके से ये पैदा हो रहा है इस तरीके से तो ये ठीक नहीं है। डॉक्टर ममता जाजू, मैं आपके पास आ रही हूं अब। मैडम, जो हम पीछे डिस्कशन कर रहे थे उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि हमारा मकसद डराना नहीं था बिल्कुल भी। मैडम, मैं यहाँ कुछ फैक्ट आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे दिव्या ने शुरू में बताया कि पहले वेव में हमारे ऑलमोस्ट 2% बच्चे को प्रॉब्लम हुई थी, दूसरे वेव में अराउंड 12% बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, और ये जो बच्चों में प्रॉब्लम है वो बहुत माइल्ड है ना। इन बच्चों को हमने जिनको टेस्ट किया है उनमें हम बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे फैमिली में जिनको हमने टेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि पेरेंट्स पॉजिटिव है और बच्चों को माइल्ड सिम्टम्स है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता कि कितने बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है। तो डेफिनेटली जो पेंडेमिक का एक फॉर्म है उससे ये लगता है कि जब फर्स्ट वेव से सेकंड में बढ़ा है तो सेकंड से थर्ड में भी बच्चों में बढ़ सकता है, बट सीवियरिटी होगी कि नहीं ये अभी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ किड्स अफेक्टेड बाय दिस इज मोर, मतलब इन थर्ड वेव, तो डेफिनेटली जो सीवियरिटी का डेटा है वो भी थोड़ा बढ़ेगा। अभी हमने इस वेव में देखा कि बच्चे सीवियर हुए लेकिन कम हुए, तो थर्ड वेव में नंबर बढ़ेगा। होपफुली अगर हम टेस्टिंग ज्यादा करेंगे तो हमें एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा कि हमने कितना टेस्टिंग किया है बच्चों में, क्योंकि बच्चों में इतनी टेस्टिंग नहीं होगी जितनी अडल्ट में टेस्टिंग होगी। नहीं, वो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं कि कोई सीवियर सिम्टम बच्चों में नहीं मिले हैं फर्स्ट एंड सेकंड वेव में। इफेक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं, बच्चों में सीवियरिटी हुई है, लेकिन उन बच्चों में ज्यादा हुई है जिनमें ऑलरेडी कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जो बच्चे मोटे हैं, जिनमें कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत ज्यादा मालनरिश्ड हैं, और या फिर एक कोविड का पोस्ट सिम्टम आता है बच्चों में, वो बहुत कॉमनली अभी भी देखने को मिल रहा है
जिसको हम बोलते हैं मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। वो बेसिकली कोविड इन्फेक्शन तो बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक हो गया, लेकिन उसके 2 या 3 हफ्ते बाद बच्चे प्रेजेंट करते हैं। वो बच्चों में उसमें कोविड आरटी-पीसीआर पॉजिटिव नहीं आता है, बट उसमें कोविड की एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती हैं। बच्चों में उसमें कंजंक्टिवाइटिस होता है, रैशेज होते हैं बॉडी में, हाई ग्रेड फीवर होता है, हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड समटाइम्स इट इज वेरी सीवियर ऑल्सो। एक कावासाकी डिसीज करके होती है बच्चों में, उससे थोड़ा मिलता जुलता है। तो इस तरह के सिम्टम्स आजकल उन पोस्ट कोविड फेज में बच्चों में बहुत मिल रहे हैं। तो हो सकता है वो कोविड के फेज में वो बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रहे हों, लेकिन अब उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम मेरे हिसाब से तो अभी हमारे पास एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है कि बच्चों में कितना कोविड इन्फेक्शन है, क्योंकि हमारी कोविड की टेस्टिंग बच्चों में नहीं है, क्योंकि दे आर माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक और घर में ही रहते हैं, पेरेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं तो भी हम उनका टेस्ट नहीं करा रहे हैं। तो हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है कि बच्चों में कितना है, लेकिन जो भी है वो 12% है, वो काफी नंबर होता है। ठीक है डॉक्टर नीलम मोहन, उसका हमें डरना नहीं है इस चीज से। अगर हम अभी से अच्छा सॉरी यस मैडम, डॉक्टर नीलम मोहन। कि ग्लास आधा भरा है, क्या आप बता पाएंगे कौन सही है कौन गलत है? अपना अपना नजर अंदाजा है। आपने खुद अपने आंकड़े इस प्रोग्राम से पहले बताए दैट सीरोलॉजी के हिसाब से आपकी 40% चिल्ड्रन इफेक्टेड हुए, जिस मैडम ने पुराना और रिपोर्टर ने आपका फर्स्ट और सेकेंड वेव का कहा है। तो अगर हम सोचते हैं कि मैं 14 साल से कम लेती हूँ, वैसे तो 18 साल तक हमारे 45-48 करोड़ पॉपुलेशन है, अगर आप उसका 40 लाख दिए कि ये हैं, तो क्या हमारे बच्चे, जो बच्चे का डेटा जैसे ममता ने बताया हमारे पास नहीं है, विल दे बी डिफरेंट फ्रॉम यूके या यूएसए? नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमारे अडल्ट्स बाहर के देशों से अलग बिहेव नहीं करे, हमारी बीमारी उतनी ही थी जितनी वहां थी, हमारी कॉम्प्लिकेशंस भी थे, हमारी मोर्टेलिटी थोड़ी कम इसलिए थी बिकॉज यूएसए में ओबेसिटी ज्यादा है, लेकिन हमारी डायबिटीज ने हमें ब्लैक फंगस दे दिया, तो उसकी अपनी प्रॉब्लम आई है। और ओल्डर जनरेशन यूके और उसमें ज्यादा थी, तो उनमें तो जो हमने अभी देखा कि अभी इस वक्त डिसीजन लेना कि ये बच्चों में नहीं होगा, मेरे हिसाब से थोड़ा प्री एम्प्टिव है। पूछो क्यों? क्योंकि जो बच्चों में मैडम ममता ने बताया सबसे ज्यादा हम किससे डरते हैं? एक कंडीशन कॉल्ड MIS-C, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, C फॉर चिल्ड्रन। ये जो है 2 से 8 हफ्ते कोविड के बाद होती है। तो जो अभी हमको इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो हम आपको 8 हफ्ते बाद दे पाएंगे कि टोटल डेटा बच्चे कितने हुए। जो वर्ल्ड का डेटा है उसके हिसाब से ये 0.14% चिल्ड्रन में होएगी जिन्हें कोविड हुआ, और उनके हिसाब से ये नहीं बताते कि कोविड सीवियर में ये होगी। हो सकता है आपको माइल्ड हो, मॉडरेट हो, कुछ भी हो, लेकिन 0.14 होगी। तो अगर आपकी रिपोर्टर ने मुझे बताया कि 40 लाख अगर बच्चे मान के चले आउट ऑफ दैट करोड्स के हिसाब से, तो आप सोच लीजिए MIS-C 0.1% में अगर 0.01% में उसका भी 1% लोगों की वो सीवियर होंगे और एडमिशन होंगे, तो आपका आंकड़ा हजारों में पहुंच जाएगा, चाहे ज्यादा हजार नहीं हो। तो जैसे परसों ही एक संडे के दिन आदरणीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड had invited me for a एक्सपर्ट टॉक ऑन दिस द वे फॉरवर्ड, जिसमें WHO के थे, एम्स के थे, मैं थी और एक एपिडेमोलॉजिस्ट थे। तो हमारा काम ये था और मेरा काम ये था कि मैं डेटा में देखूं कि उनके पास अगर 1500 ICU बेड है तो मुझे उसमें से बच्चों के लिए कितने चाहिए और
कितने बेड्स हो सकता है कि वेंटिलेटर के हो जो उनके पास है। अब मुद्दा हमारा ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केयर इंडिया में इक्वल नहीं है। आपने देखा था कि जो बिहार में जो हाइपोग्लाइसीमिया से हजारों में बच्चे मरे, अगर आपको याद होगा आपकी न्यूज ने कवर किया था, किससे मर रहे थे? सिंपल हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था, शुगर मॉनिटरिंग नहीं हुई, फ्लूइड्स नहीं हुई, डिहाइड्रेशन से डेथ हुई। तो कोविड में भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको सांस की प्रॉब्लम होगी। तो हमें अगर ये जो पीडियाट्रिक बॉडी, जिसकी मैं भी एक एक्सपर्ट हूँ, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या पीडियाट्रिक, हम अगर ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी हो, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे सीवियर होते हैं या नहीं भी होते हैं, लेकिन तो तैयारी इलाज पूरी रखनी होगी। तैयारी हमें पूरी रखनी होगी। मैं ये बोल रही हूँ कि मौत का आंकड़ा इसलिए बाहर के देशों में नहीं आया या यहाँ, क्योंकि वो इलाज कर पाए। हम चाहते हैं कि अब जैसे बीमारी गांव में फैल गई है, सब जगह फैल रही है, थर्ड वेव में जब अडल्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे तो रिलेटिव प्रोपोर्शन पीडियाट्रिक जो प्रोटेक्टेड नहीं है उनमें होएगा। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए हम चाहते हैं कि चाहे वो रूरल साइड हो या वो ट्रेनिंग एक तरीके से दी जाए, बिकॉज एक पीडियाट्रिशियन 30,000 बच्चों के लिए हमारे देश में। मैं लौट रही हूँ मैडम आपके पास, डॉक्टर चारू कालरा। ये जो एम्स डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दी है, कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं, तो क्या ये जल्दबाजी है जो ममता जाजू मैडम बोल रही हैं कि अभी और भी डेटा इकट्ठा होना था, टेस्टिंग होनी थी, उस पर फिर स्टडी होनी थी, उसके बाद स्टेटमेंट दी जाती तो ज्यादा ठीक है, तो क्या ये जल्दबाजी है? ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ नीलम मैम की बात से और ममता मैम की बात से कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि अभी इट इज टू अर्ली टू डिसाइड कि क्या होगा। एंड ये जो डेटा है ये कोविड पेशेंट्स का डेटा है। वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स हु आर इफेक्टेड 2 हफ्तों के बाद जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, MISC हो रहा है जिनको, उनका डेटा तो अभी हम कवर अप कर ही नहीं पाए हैं और इट विल टेक सम टाइम। डॉक्टर गुलेरिया ने सही बोला है, हम पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करें, बिकॉज पैनिक की वजह से पीपल माइट स्टार्ट होर्डिंग, इकट्ठी करके दवाइयां रखना शुरू कर सकते हैं या पैनिक सिचुएशन में आ सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कितने बच्चे इन्फेक्टेड होंगे। एट द सेम टाइम बिकॉज एडल्ट्स को वैक्सीन लग गई होगी तो एडल्ट्स थोड़े से लूजन अप कर सकते हैं, एंड देन दैट माइट बी अ रीजन कि बच्चे और ज्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं, बच्चों का वायरल लोड और बढ़ सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव में बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं एंड इन्फेक्ट भी हुए हैं और सिम्टोमेटिक बच्चों का नंबर बहुत बड़ा है। और बच्चों के केस में हाई ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग्स होना ही एडमिशन रिक्वायर कर देता है। एंड जैसे कि नीलम मैम ने बोला कि हमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से इक्विप्ड होना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी हमारे कंट्री में इवन विद मेट्रोपॉलिटन सिटीज देयर आर नॉट इनफ अमाउंट ऑफ पीडियाट्रिक ICUs अवेलेबल। सो बहुत जरूरी है कि हमें डेटा कलेक्ट करके, एंड वी कैन नॉट से कि नहीं इफेक्ट होगा या इफेक्ट होगा, बट अगर पिछली बार से कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि ज्यादा इफेक्ट होंगे। ठीक है डॉक्टर राजन गांधी, क्योंकि पैनिक तो नहीं होना है, ये सिचुएशन तो सबसे ज्यादा खराब होती है। तो डॉक्टर गुलेरिया की स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये अर्ली स्टेटमेंट है, और दूसरा ये कि क्या अभी जो लोग पैनिक ना करें, दवाइयां स्टोर करके ना रखें, उसको थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए ये स्टेटमेंट है? क्या मकसद है इस स्टेटमेंट का? क्योंकि तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं स्टडी और होनी थी, उसके बाद आता कुछ रिजल्ट तो अच्छा था। नहीं, ये बात सही है सबके, जो जितने भी डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं कि सिचुएशन अभी जो कंडीशन है उसको देखते हुए अभी इट इज टू अर्ली टू से कि नंबर ऑफ केसेस और ट्रायल्स वगैरह पूरे नहीं हुए हैं तो कितने लोग पेशेंट सीरियस होंगे। लेकिन अगर हम लोग पैनिक सिचुएशन डेवलप करेंगे तो लोग स्टोर भी करते हैं, और मोस्टली जो इस टाइप के पेशेंट्स माइल्ड फॉर्म के जो केसेस होते हैं वो सिर्फ पैरासीटामोल वगैरह लेके ही घर पे रह के ही हम लोग को क्योर करना होता है। एंड जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस होते हैं और जिनके लिए हम लोग को एक्चुअल में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, वो परसेंटेज हम लोग को निकालना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही ये डिसाइड होगा कि कौन से पेशेंट्स एडमिट होंगे। जो MISC के केसेस हैं वो भी नंबर ऑफ केसेस उतने ज्यादा, जैसे 0.1% आएंगे तो वो 4000 या 6000 केसेस ही होंगे। तो उस हिसाब से अगर कवर करेंगे तो वो आई थिंक कि उतने बेड्स वगैरह की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ओके। लेकिन सबको पैनिक करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। एक्चुअली मैं एक जो
एग्जैक्टली जो पॉइंट रेज किए हैं डॉक्टर गुलेरिया ने, मैं उनको एक बार रीड करना चाह रही हूँ। मैडम ममता, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बार मैं अपनी सहयोगी दिव्या का रुख करना चाहूंगी। दिव्या, ये तमाम एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये बता रहे हैं और जरूरी भी है। एक्चुअली ये बहुत जल्दबाजी है स्टेटमेंट देना, क्योंकि डेटा भी कलेक्शन हो रहा है, स्टडी लगातार चल रही है और अभी जो डेटा कलेक्ट हुआ बच्चों को लेकर, उसके आधार पर ये स्टेटमेंट देना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे एक्सपर्ट पैनल ने बहुत ही वैल्यूएबल कमेंट्स दिए हैं और हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छे भी रहेंगे जो सुन रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पॉइंट्स बताए हैं। लेकिन हमें इसे इस लिहाज से भी देखना चाहिए क्योंकि इतनी पैनिकिंग सिचुएशन हो गई थी, जिस तरह से ये बातें सामने आ रही थी कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं तीसरी लहर में, इसे लेकर बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गई थी। इस लिहाज से एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन से ऐसी स्टेटमेंट आनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। कहा जाता है ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप एहतियात बरते इलाज से पहले ही। सिर्फ इसी वजह से ये स्टेटमेंट दी गई है और डॉक्टर गुलेरिया ने क्लियर किया है, क्योंकि बच्चे इस वक्त घरों में हैं, घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं, स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, इसलिए भी वो सेफ हैं। जैसे ही एक बार वो स्कूल जाना शुरू होंगे वो ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए भी उन्होंने ये कहा है कि बच्चों को कम खतरा है। यानी कि अभी अभी हमने जो खबर देखी है कि भारत बायोटेक जून महीने से बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए क्लिनिकल ट्रायल में डालेगा, यानी कि ये बहुत जरूरी था, वैक्सीनेशन बच्चों के लिए भी। अभी तक ये सोच नहीं हो रही थी। 45 प्लस के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स थे, 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम थे, लेकिन बच्चों को भी वैक्सीन लगे इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे थे। इसलिए इस स्टेटमेंट के बाद शायद अब ये भी जरूरी है कि हम एहतियात की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों को संक्रमण से खतरा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खतरा नहीं है। जब एक बार वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे, अपने एनवायरमेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाएंगे, ग्राउंड्स में स्कूल्स जाएंगे, तो उनको खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि उनके स्टेटमेंट से जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियंस हैं वो बेपरवाह हो जाएं, लोगों को अवेयर करना भी बहुत जरूरी है ताकि उनकी तरफ से लापरवाही बिल्कुल ना हो। डॉक्टर ममता जाजू मैडम, आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं कि बच्चों के लिए खतरा नहीं है थर्ड वेव में, और वो इसलिए कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टडी हुई है लहर की, उसमें गंभीर संकेत नहीं मिले हमें बच्चों में, और उन्होंने कहा कि वायरस भी चेंज नहीं हुआ है। इस बेस पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। सही है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना है। और जो डॉक्टर गुलेरिया के स्टेटमेंट है वो भी बहुत सही है, क्योंकि केसेस सभी लेवल पे बढ़ रहे हैं, तो बच्चों में भी डेफिनेटली केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज बच्चों में ये है कि बच्चों में सीवियरिटी बहुत कम है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सीवियर ग्रुप में जाते हैं, अधिकतर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड डिसीज पे ही आ जाते हैं। लेकिन ये जो हमें अभी बीच का टाइम मिला है, अगर हम थर्ड वेव आने की बात करें कि अक्टूबर नवंबर तक आएगी, और उसके बीच में हमें जो अभी टाइम मिला है, वक्त मिला है, उसमें जैसा कि अभी आपकी दिव्या ने भी बताया, मैं बहुत सहमत हूँ कि हम काम करना चाहिए। एक तरफ है कि हम आईसीयू के बेड तैयार करें, आईसीयू तैयार करें, लेकिन हम दूसरी तरफ पेरेंट्स को अवेयर करें कि उन्हें बच्चों का क्या क्या ध्यान रखना है, बच्चों को सही हैबिट सिखानी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना है, बच्चों के खान पान का ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे ध्यान रखें। थर्ड वेव में क्या होगा अभी नहीं पता है, दीज आर ऑल साइंटिफिक प्रिडिक्शन जो हम बातें कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सेकेंड वेव में भी किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी हालत होगी। तो वी ऑल्सो डोंट नो, बट प्रिपरेशन हमेशा होना चाहिए, दोनों प्रिवेंटिव भी होना चाहिए, विदाउट पैनिक होना चाहिए। अगर पेरेंट्स पैनिक करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे कि पहले बताया कि कोई दवाइयां स्टोर करने की जरूरत नहीं, बच्चों में ऐसा कोई ज्यादा दवाइयों की जरूरत ही नहीं है कोविड में। अगर उनको इन्फेक्शन होता है तो कुछ चीजें हैं जो उन्हें ध्यान रखना है कि बच्चों को एक पैरासीटामोल सिरप होता है जो बुखार में देना होता है, बच्चों को पानी बहुत पिलाएं, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, नींबू पानी, नारियल पानी, सादा पानी सब कुछ देते रहें। और बच्चों में सर्दी खांसी हो तो थोड़ा सा गर्म पानी और माइल्ड कफ, वो भी डॉक्टर से पूछ के कुछ दवाई दी जाए। बिना डॉक्टर से अपनी मर्जी से कोई भी दवाइयां नहीं दी जाए घर पे। कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं जो बच्चों में हमेशा ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, वो बहुत तेज बुखार आ रहा है और 2-3 दिन लगातार 4 दिन बहुत तेज बुखार में रहा बच्चे की सांस या पसलियां तेज चलने लगे,
बच्चे का ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन चेक करते हैं तो वो 92, 93 से कम होने लगे, या बच्चे की दस्तों के कारण उसको शरीर में पानी कम होने लगे, डिहाइड्रेशन हो जाए, बच्चा सुस्त हो जाए, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। कभी भी किसी सिचुएशन में पैनिक पेरेंट्स को क्रिएट नहीं करना है, लेकिन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। अभी जो टाइम है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को एजुकेट करें और इस चीज पे उनको ध्यान रखें कि उनको 3 महीने बाद उन्हें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। गुलेरिया की बात में मैं सहमत हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है और शायद जितने भी दर्शक सुन रहे होंगे, खासकर माता पिता बच्चों के, उनके लिए ये बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी हैं। मैडम, मैं आती हूँ आपके पास, डॉक्टर नीलम मोहन, आपके पास आते हुए, मैम ये ठीक है, स्टेटमेंट दी है गुलेरिया ने, वो ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर घर में इस बात की चर्चा हो रही थी कि थर्ड वेव में बच्चे इफेक्ट होंगे, थर्ड वेव में बच्चे इफेक्ट होंगे, तो जो पैनिक हो रहा था उसको भी कम करना जरूरी था। हालांकि उन्होंने गलत नहीं कहा, जो स्टडी अभी हुई है उसके आधार पे जो रिजल्ट आया है वो ठीक है, आगे किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा। देखिए, इस बात से मैं सहमत हूं कि इस टाइम उनका वो स्टेटमेंट सबको इस देना, बिकॉज एज अ लीडर पहला काम आपका ये होता है कि सबको मोटिवेट करें। बिना मोटिवेशन के कोई भी काम सही नहीं हो पाता है। अभी तक जो एक्सपर्ट्स तैयारी की बात कर रहे थे वो पेरेंट्स के लिए तो है ही नहीं, लेकिन बात जब फैलती है तो वो सबको फैल जाती है और पेरेंट्स थोड़ा पैनिक करे। तो नंबर 1, पेरेंट्स को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों को ध्यान रखने का, लेकिन हम उसमें अपनी ट्रेनिंग, अपने SOPs, अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो गलती हमने सेकेंड वेव में की थी, इस बार हम किसी हाल में वो गलती नहीं होने देंगे। सेकेंड वेव में जैसे गलती होगी थी पॉलिटिकल रिलीजियस रैलीज, उस तरीके से इस टाइम हम 3 चीज का ध्यान रखेंगे। वो क्या है 3 चीज? नंबर 1 है वैक्सीनेशन ऑफ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स वैक्सीनेटेड हुए तो क्योंकि वो जाएंगे बाहर काम करने के लिए, तो वो कम लेके आएंगे इन्फेक्शन को। नंबर 2, मेरे हिसाब से अभी स्कूल बंद रहना चाहिए और सुपर स्प्रेडर इवेंट से बच्चों को दूर रहना चाहिए। ये पेरेंट्स के लिए ये 2 है। नंबर 3, वो डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, हम अपने लेवल पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम नर्स की ट्रेनिंग, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, क्योंकि हर नर्स बच्चे को नहीं देख सकती है। बड़ा अपना ख्याल फिर भी रख सकता है, मास्क लगा सकता है, बच्चा नहीं लगा सकता है। तो बच्चे को ध्यान रखने के लिए उसकी माँ भी या पेरेंट रहना पड़ता है, इसलिए उनको वैक्सीन की जरूरत है। और साथ नर्सिंग को हमको ट्रेन। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में प्रेजेंटली बच्चों के लिए बहुत कमजोर है। आपने कल खुद सुना है कि राजस्थान में काफी बच्चों की डेथ हुई, काफी सीवियर हुए, 300 से अधिक प्रॉब्लम आई, यूपी की प्रॉब्लम आई। तो बस ये लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हम चाह रहे हैं कि इक्विटी हो, सेफ्टी हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, गरीब हो या अमीर हो, फैसिलिटीज अवेलेबल हो, सेफ्टी इन अ चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, उनका बच्चों की तैयारी कर सकें। डिग्निटी जो पेरेंट्स हैं और वो उनको डिग्निटी मिले जब वहां पर वो पहुंच रहे हैं, ये 3 कर रहे हैं। लेकिन किसी तरीके से अगर ये पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि बच्चों में सीवियर होगा, नहीं, ये बिल्कुल सही है, जैसे उन्होंने कहा सीवियर नहीं होगा। क्या बच्चों में होगा? हाँ होगा। बच्चों की तादाद क्या बढ़ सकती है? हाँ बढ़ सकती है। तो उसके लिए जैसे पहली वेव में हमारे पास पीपी किट नहीं था, मास्क नहीं था, दूसरी वेव में हम ऑक्सीजन की तैयारी नहीं करें, तीसरी वेव में छाछ का दूध का जला छाछ को फूक रहे। हम चाह रहे हैं कि सब कुछ हमारे लेवल पे, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ केयर वर्कर्स, प्रोफेशनल पे तैयारी हो। पेरेंट्स से हम क्या मांग रहे हैं? एक ही चीज मांग रहे हैं कि आप अपने बच्चों को सुपर स्प्रेडर इवेंट, मास्क और बाहर से बचा के रखें। नंबर 2, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट, स्लीप का ध्यान रखें, एक्सरसाइजेस रखें, मोटापा से दूर रखें, मेंटल हेल्थ से आपकी मोटिवेटेड रखें। अगर बच्चा एंशियस हो जाएगा तो आपकी लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी, खुशी, हैप्पीनेस से बढ़ेगी। तो ये 4 चीजें हम पेरेंट्स से उम्मीद कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम तैयारी
अपने लेवल पे करना चाह रहे हैं। एक एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है और ये सब अभी से करने की बहुत जरूरत है। और डॉक्टर चारू कालरा, जो डॉक्टर नीलम मोहन कह रही हैं और डॉक्टर ममता जाजू और डॉक्टर राजीव गांधी ने जो बातें कही वो बहुत सही हैं। ठीक है, आगे हमें नहीं पता, क्या पता वायरस चेंज हो जाए, अभी नहीं हुआ है, क्या पता कुछ और सिम्टम आ जाएं, तो हम कम से कम तैयारी अभी से करके रखें। अभी तो हम शहरी बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपने वो बच्चे देखे होंगे जो रेड लाइट पर हैं, जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनका क्या सोचकर ही डर लगता है, उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है हमारा। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम सबसे ज्यादा जितने ही एडल्ट्स वैक्सीनेट होंगे उतना चांसेस ऑफ स्प्रेड कम होगा। तो ये पहली बात है। दूसरा, लीनियंसी नहीं बरतनी। सो अब हम वैक्सीनेट हो गए हैं, अब हम सब जगह जा सकते हैं बिकॉज लॉकडाउन हट जाएगा तो थिंग्स माइट सीम टू बिकम नॉर्मल। पर अभी भी हमें सारी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। बच्चों को भी जो 2 साल से अबव है उनको बोलना है मास्क पहनने के लिए। हैंड वॉश शुड बिकम अ रिलीजन नाउ। हर बार हैंड वॉश करना है एंड इट शुड बी इनबाइट फ्रॉम डे 1 ऑफ द चाइल्ड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, आजकल बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स वैक्सीन लगवा सकती हैं। जी बिल्कुल लगवा सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करना है और उनको बताना है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए भी वैक्सीन लगा सकती हैं। उनको ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वो उस चीज का ध्यान रखना है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ज्यादा देने हैं, जूसेस ज्यादा देने हैं एंड एट द सेम टाइम और जो बीमारियां होती हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है वो टाइम से लगवानी है। ये नहीं सोच के बैठ जाना है कि अभी 4-5 महीने हम डिले कर सकते हैं रेगुलर वैक्सीनेशन, जो इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन हैं, क्योंकि और भी बीमारियां बच्चों में होती है। सो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए टाइम पे एक प्रॉपर स्लॉट लेके अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके उस टाइम पे वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आगे नहीं पता। बार बार अभी के लिए डॉक्टर गुलेरिया ने जो स्टेटमेंट दी है वो एकदम ठीक है, जो स्टडी अब तक हुई है, लेकिन डाटा भी और भी कलेक्ट होना है और भी इस पर स्टडी होनी है और गारंटी नहीं है कि वायरस चेंज नहीं होगा। हो सकता है आगे चेंज हो जाए, क्या सिम्टम्स होंगे नोबडी नोज। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि अभी से हमें कदम उठाने की क्या आवश्यकता है। डॉक्टर राजन गांधी, सही कहा मैंने, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में थे, जब लोगों की डेथ हो रही थी, तब भी मैंने जो रेड लाइट है वहाँ पर लोगों को देखा था, बच्चों को देखा था, कोई मास्क नहीं था सर वहाँ पर। और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। तो ये हमारे लिए चैलेंज है, हमें अभी से इन पर काम करना होगा, क्योंकि वो भी हमारे लिए बच्चे हैं और जो घरों में रह रहे हैं शहरी बच्चे, सब हमारे लिए बराबर हैं, कोई हमारे लिए कम ज़्यादा नहीं है। जी, ये बिल्कुल सही कहा कि आप सभी बच्चों का इक्वली केयर होनी चाहिए, चाहे वो गरीब बच्चा हो चाहे वो अमीर बच्चा हो। और ये हम सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उनको प्रॉपर वे में मास्क वगैरह प्रोवाइड कराएं और साथ में उनके सैनिटाइजेशन के लिए गांव वगैरह में जो प्रॉपर जाके उनका सैनिटाइज कराया जाए, जिससे कि कम लोगों को ये डिजीज फैले। लेकिन जो अगर डिजीज होती भी है तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है एज अ डॉक्टर कि हम लोग उनको ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड कराएं और उनको प्रॉपर्ली हॉस्पिटलाइज वगैरह कर, जो पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर केसेस हैं उनको हम लोग हॉस्पिटलाइज करा के उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएं। बिल्कुल आपने सही कहा सर। और डॉक्टर ममता जाजू, आप सहमत होंगी मेरी बात से कि उन बच्चों की तरफ ध्यान किसका गया है? किसी का भी तो नहीं जा रहा है। वो बच्चे भी घूमते हैं, वो बच्चे जगह जगह जाते हैं, उनको अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर ये सुपर स्प्रेडर है, ये ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा। तो हमें अभी से ही अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे। जो माता पिता, जो बच्चे रेड लाइट पर हैं, उनको शिफ्ट करना होगा, उनको फैसिलिटी देनी होगी। ये काम कब होगा? मैम, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। डॉक्टर नीलम मोहन, शायद आप अग्री करेंगी मेरी बात से। जी, मैं यही कह रही हूँ कि अभी जो नेक्स्ट सेकेंड वेव का जो कितना इफेक्ट हुआ है ये अभी हमें 1-2 महीने में मालूम होगा, क्योंकि जब तक अडल्ट्स की पीक चल रही थी हमारे सिवियरिटी केस नहीं आए, लेकिन पिछले ही हफ्ते में हमारे पास 5 MIC केस है एक सेंटर में। तो इसी तरीके से राजस्थान का जो डेटा दिया गया था, जो बच्चे सिक है जेके लोन में एडमिट हुए थे, वो सारे हो सकता है MIC के केसेस है, जो आपको मैंने कहा 2 से 8 हफ्ते आफ्टर इन्फेक्शन आता है। तो ये नेक्स्ट 1.5-2 महीना हमें थोड़ा सा आइडिया देगा।
वर्ल्ड का अगर मैं डेटा लेती हूँ तो वो कह रहे हैं 0.14%। तो मेरा जो चाहे वो वर्ल्ड का है, चाहे यूएसए, यूके, चाइना, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे बच्चे भी 0.14 ऑफ द टोटल जिनको कोरोना हुआ वो थोड़ा केसेस में जा सकते हैं, जिसमें हमें ध्यान रखना है, जिसके लिए हमें हॉस्पिटलाइजेशन है जल्दी से हमें। तो बिल्कुल गुलेरिया साहब के हिसाब से सीवियर हम तैयार हैं, हमें ये होना चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को साथ आना है, गवर्नमेंट को पुअर पब्लिक सेक्टर्स में सपोर्ट करना है, ताकि ये केसेस उनमें अगर आप कोविड एंटीजन करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो आपका डेटा तो बोलेगा कोविड टेस्ट नहीं है, लेकिन उनके अंदर कोविड एंटीबॉडी आएगी। अब डॉक्टर को ये समझना कि कोविड एंटीबॉडी ऐसे ही है या वो MISC केस है, ये तो एक एक्सपर्ट ही समझ पाएगा। इसका मतलब वो एक्सपर्ट को ट्रेनिंग देनी है। बिल्कुल। नेक्स्ट 2 महीने आप एक बात पर शुरुआत से जोर दे रही हैं, मैंने ये नोट की है जब मैं आपसे जितनी बार भी चर्चा की है, कि लोगों को जागरूक करना है, ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है डॉक्टर ममता जाजू, ये बहुत जरूरी है क्योंकि उनको भी तो ट्रेनिंग की जरूरत है। जो इतने भी हेल्थ वर्कर्स हैं सभी एक्सपर्ट तो है नहीं। डिस्ट्रिक्ट लेवल, कम्युनिटी लेवल, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, तो वो 3 होते, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, कम्युनिटी, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, सबको हमें ट्रेनिंग देनी है। ठीक है। डॉक्टर ममता, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है मैडम? हाँ जी, यस। मेरा सवाल तो वही था कि एक तो ठीक है, अभी क्या करना है, डरना नहीं है, अवेयर होना है, माता पिता को, बच्चों को, और साथ ही जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग देनी होगी। अभी वक्त है, हम संभल सकते हैं, आगे नहीं पता, होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, हम रेडी हैं हर सिचुएशन के लिए। अब ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। हमें हर लेवल पर तैयारी रखनी है, हमें पेरेंट्स को प्रिपेयर करना है, पेरेंट्स को पता होना चाहिए बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में। जैसे कि मैडम ने बोला, नीलम मैडम ने, हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को करना है, क्योंकि बच्चों के लिए स्पेसिफिक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। न्यूबॉर्न्स को इंजेक्शन लगाना है तो डिफरेंट होते हैं, न्यूबॉर्न्स को ऑक्सीजन देना है तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग होती है। तो हर लेवल पे न्यूबॉर्न्स को से लेके पीडियाट्रिक ग्रुप के पेशेंट्स को जब केयर करना होता है तो उसके लिए हेल्थ केयर वर्कर को नॉलेज होना चाहिए, उनकी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है, सैचुरेशन कैसे चेक करना है, और इसके लिए पेरेंट्स को भी तैयार करना होगा, क्योंकि पेरेंट्स, बच्चे अकेले आईसीयूज में नहीं रह सकते, और हमारे पास इतने हेल्थ केयर वर्कर नहीं है कि हर एक बच्चे के साथ एक हेल्थ केयर वर्कर को लगा दें। तो डेफिनेटली हमें पेरेंट्स को भी आईसीयू के अंदर बच्चों के साथ लेना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स प्रोटेक्टेड हो। जैसा मैडम ने बताया कि पेरेंट्स का वैक्सीनेशन हो चुका होना चाहिए, या पेरेंट्स को बाई चांस पहले डिसीज हो चुकी है तो वो फिर भी प्रोटेक्टेड है। अगर नहीं है तो पेरेंट्स को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ बच्चों के साथ आईसीयू में रहना पड़ सकता है। बच्चों की ध्यान रखने के लिए उनकी भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि बच्चे का ऑक्सीजन सैचुरेशन आप चेक करते रहिए। खाना साथ में खाएं बैठकर, ये ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को साथ में बैठाकर खाना खाएं, उनको अकेले ना छोड़ें। राइट मैडम? बिल्कुल बिल्कुल। तो पेरेंट्स को, हेल्थ केयर वर्कर को सभी इन्वॉल्व करिएगा। ठीक है, आप सभी एक्सपर्ट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, और इन पर अगर काम हो गया, सच कह रही हूं, अगर काम हो गया तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे लहर फिर खतरनाक हो या ना हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गुलेरिया की स्टेटमेंट अभी की स्टडी के आधार पर ठीक है, लेकिन आगे का किसी को नहीं पता है, इसलिए डरना नहीं है, आपको जागरूक होना है। जो डॉक्टर आपको कह रहे हैं उन बातों को आप फॉलो कीजिए। छोटा सा ब्रेक, फॉर लॉट ट्रेंड। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।